Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly and this is the last video lecture for the gravitation chapter. इसी के साथ हमारा जो chapter है वो finish हो जाएगा. So in this video we are going to study about the mass and the weight. मास और वेट का मतलब क्या होता है? वैसे हम समझते हैं मास और वेट एक ही होता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. सो वो क्या डिफरेंस है, कैसे एक दूसरे से अलग है दोनों, वो चीज़ हम समझते हैं. सो दिस इज द टेबल. ये मैंने कुछ डिफ्रेंसिएशन टाइप का बनाया है. मास एंड वेट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे. अभी कोई नोट नहीं करेगा, पहले समझोगे, ठीक है. सो पॉइंट नंबर 1, मास के बारे में पढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 1, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल अ बॉडी कंटेन. मास क्या होता है? एक बॉडी जितना भी मैटर या मटेरियल कंटेन करती है. फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मेरा मास हो गया कितना, 50 kgs या 51 kgs. तो मेरे अंदर मैटर या मटेरियल कितना कंटेन है टोटल, वो मास हो गया. जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, ठीक है, ग्राम्स में होगा कुछ मास. ऑलराइट, तो इसके अंदर जितना भी मैटर या मटेरियल कंटेन कर रही है ये बॉडी, ये मार्कर जितना भी मैटर या मटेरियल कंटेन कर रहा है, मतलब जिससे भी ये बना हुआ है, ठीक है, वो उसका मास हो गया. राइट. पॉइंट नंबर 2, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, और हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मतलब एक नंबर. फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, मैंने बोला फॉर एग्जांपल मास ही ले लेते हैं, चलो, ठीक है, मास. तो आप यहाँ पे कुछ नंबर लिखोगे ना. ऐसा तो नहीं है कि जीरो भी तो एक नंबर ही है. मान लो आपने 0 kgs लिखा तो दैट इज ऑल्सो नंबर. इसके आगे कुछ ना कुछ नंबर तो हो गई, तभी तो वो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी. राइट. जैसे लेंथ हो गई आपकी, ठीक है, तो लेंथ क्या है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. सो लेंथ के आगे आप कुछ तो उसकी वैल्यू लिखोगे ना, तो जो वैल्यू आगे हम लिखते हैं वो मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 मीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 kg. सो ये 10 और ये 1, ये जो वैल्यूज है यही मैग्नीट्यूड होता है. हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ठीक है. तो स्केलर क्वांटिटी है ये. हमारी जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर कैसे हुई? देखो, आपका मास जो भी है, ठीक है, 50 kg या 60 kg या 40 kg, जितना भी आपका मास है, आप अपना मास लेके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, तो क्या आपका मास, आपके मास पे कोई फर्क पड़ेगा? आप मान लो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो क्या आपका मास 40 से घट करके 10 हो जाएगा, या 40 से बढ़ करके 100 हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना. तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिन पे डायरेक्शन का असर नहीं होता है उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है. तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था मोशन वाले चैप्टर में, फिर रिपीट कर दिया. एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है. एसआई यूनिट इसकी होती है केजीज या किलोग्राम्स, ठीक है. मास को देखो, अदर यूनिट काफ़ी होती है, एसआई यूनिट सिर्फ एक होती है. एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट. वर्ल्ड वाइड जब भी हम मास की बात करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, तो हम केजीज में ही मास को लेते हैं. ओके, समझ में आ गया होगा. अदर यूनिट्स बहुत होती है, जैसे कि ग्राम्स हो गया, मिलीग्राम्स हो गया, टन हो गया, ठीक है, एटसेट्रा. मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. इट डू नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, ठीक है. जैसे मैंने बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपका मास चेंज नहीं होगा. अगर आपका मास 40 kg है तो वो 40 kg ही रहेगा, चाहे आप फिर ईस्ट चले जाओ, चाहे वेस्ट, चाहे नॉर्थ, चाहे साउथ, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है. राइट. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. जैसे आप मान लो स्पेस में चले गए, तो आपका मास सेम ही रहेगा. अगर आपका मास 40 kgs है, 45 kgs है, फॉर एग्जांपल 45 kgs आपका मास, तो आप अगर स्पेस में भी जाते हो तब भी आपका मास 45 kg रहेगा. क्यों? क्योंकि मास क्या होता है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल अ बॉडी कंटेन. ऐसा तो नहीं है कि आप स्पेस में चले गए तो आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो रिमूव होने लगे. अगर आपके बॉडी के पार्ट्स रिमूव हो रहे हैं तब तो भाई मास पे असर पड़ सकता है, ठीक है. सो ध्यान रखना कि ये कभी भी चेंज नहीं होता है, एंड ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि इट्स डेफिनेशन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कितना मैटर या मटेरियल एक बॉडी कंटेन कर रही है. उस बॉडी के मैटर या मटेरियल पे आप कोई हम कह सकते हैं चेंज ला रहे हो. जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, तो मास में थोड़ा ऑल्टरेशन होगा. राइट. वैसे हम नहीं बोल सकते कि प्लेस टू प्लेस ये चेंज हो सकता है, ठीक है. तो ये प्लेस टू प्लेस हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. आप कहीं भी चले जाओ, आपका मास जितना है उतना ही रहेगा. ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट.
मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी बॉडी का मास जीरो है तो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसमें कोई मैटर या मटेरियल कंटेन ही नहीं कर रही है वो बॉडी, ठीक है। तो मास कैन नेवर बी जीरो। तो मास के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कंपैरिजन करके थोड़ा सा हम वेट को समझ लेते हैं। तो वेट क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। ये एक टाइप की फोर्स होती है, ध्यान रखना है शब्द को, फोर्स होती है विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है? ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे है हमारी बॉडी, ठीक है। तो द वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? ये एक टाइप की फोर्स होती है जिसकी वजह से जो भी बॉडीज प्रेजेंट है ऑन द अर्थ दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड और पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किस फोर्स की वजह से हो पाता है ऐसा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो वेट क्या है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ फोर्स with which the bodies get attracted towards the center of the earth, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पहले ही आ गया ना इसमें, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास होता है, प्लस इसके पास डायरेक्शन भी होती है। एंड डायरेक्शन आ गया तो वेट की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है प्लेस टू प्लेस, राइट। वो कैसे होती है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एंड इट्स एसआई यूनिट, अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें लगता है मास और वेट एक ही है, नहीं, मास और वेट अलग है, ठीक है। मास तो हमारा हो गया टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन, वेट एक टाइप का फोर्स हो गया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो वेट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। कुछ रटना नहीं है, अगर वेट एक टाइप की फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन ही होगी। फोर्स की भी एसआई यूनिट न्यूटन ही होती है। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यू कैन राइट इट। एंड सिंस हमने यहाँ पे बोल दिया कि वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वेट इज इक्वल्स टू फोर्स, एंड फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो F की जगह हम W रख देंगे, क्योंकि W और फोर्स मतलब वेट और फोर्स बराबर हैं। वेट क्या एक टाइप का फोर्स है, तो बाद में हमें जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इससे कैलकुलेशंस होंगी। वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो सेंटर ऑफ द अर्थ की, सेंटर ऑफ द अर्थ की, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, देखो ये थोड़ी सी हाई लेवल की बात है बट चलो बता देते हैं। या मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करती हूँ, इस तरीके से, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे जब मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, एंड अगेन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है सरफेस पे। अगर कोई बॉडी एक हाइट पे ट्रैवल कर रही है, मतलब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। एंड अगर कोई बॉडी सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है, ठीक है, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है सेंटर ऑफ द अर्थ पे किसी बॉडी को ले जाना, क्योंकि वहाँ पे और फैक्टर्स भी काम करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, राइट। सो आपको इतना ही याद रखना है, इतना कुछ कहानी मत याद रखो, अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आगे बहुत काम आएगी। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ऑल राइट, सो ये क्यों मैंने कंसेप्ट समझाया आपको। देखो हमारा भी फॉर्मूला डिराइव हुआ है W इज इक्वल्स टू mg। सो अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। तो अगर किसी बॉडी का कितना भी मास हो, ठीक है, उसको 0 से इंटू करोगे तो वो 0 ही आएगा। मतलब वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज व्हाट? 0 न्यूटन, 0 न्यूटन, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट्स चेंजेस, डिपेंड करता है। देखो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वेट किसकी वजह से चेंज हो रहा है? वो हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। जैसे सेंटर पे ले गए आप बॉडी को, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो गई, सरफेस पे 9.8 होती है। तो उस हिसाब से जो वेट है वो बॉडी का चेंज होता रहता है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। एंड वेट कैन बी 0, ये हमने यहाँ से देख लिया, वेट 0 हो सकता है। कहाँ 0 होता है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड किसकी वजह से चेंज होता है? दैट इज ओनली ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है, ठीक है। सो आपको इतना समझ में आ गया होगा, एंड आई होप आप अच्छे से इसको कॉन्सेंट्रेट होकर समझ रहे होंगे। नोट्स भी बनाते जाओ साथ साथ, ताकि बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। टाइम एंड एनर्जी अपनी सेव करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ 1 kg मास बॉडी। मतलब हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है 1 kg, तो ये लोग पूछ रहे हैं उसका वेट कितना होगा, और ये वेट हमें सरफेस ऑफ द अर्थ पे पूछा जा रहा है। मतलब एक बॉडी को हमने क्या किया है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे रख दिया है, एंड देन दे आर आस्किंग कि उस केस में अगर बॉडी का मास 1 kg है तो उसका वेट कितना होगा। देखो वेट का फॉर्मूला हमारे पास है W = mg, मास इज हाउ मच 1 kg, एंड अब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, 9.8 ले रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9.8 न्यूटन। मतलब क्या है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वेट ऑफ क्या है 1 kg मास बॉडी, 1 kg मास बॉडी इज हाउ मच, इज 9.8 न्यूटन। सो वेट ऑफ 1 kg मास बॉडी इज 9.8 न्यूटन। 1 kg मास, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने कराया ना आपको कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट है। तो 1 kg मास बॉडी का वेट कितना होता है, 9.8 न्यूटन। तो वो सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं, एंड सेंटर ऑफ द अर्थ पे वेट कितना होता है, 0 होता है। सो आई होप आपको वेट एंड मास का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नोट इट डाउन। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज टू शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, मून पे ले जाएं, तो उसका जो वेट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। इतना तो हमें पता है, वो कितना हो जाता है, 1/6 टाइम द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट, अगर मैं बात करूं अपने वेट की अर्थ पे, तो मेरा वेट अर्थ पे कितना होगा, दैट इज mg। मास मेरा मान लो 50 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो 9.8, ठीक है। 9.8 होता है सरफेस पे, 9.8 है, आप 10 ले सकते हो, तो इसको हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला 0 उधर आ गया, 8 5 जा 40 कैरी 4, 9 5 जा 45 + 4 49, एंड एक पॉइंट भी है यहाँ पे, सो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 490 न्यूटन्स। तो मेरा जो वेट है ऑन द अर्थ इज 490 न्यूटन्स। अब मैं बात करूँ अपने वेट की, जब मैं मून पे चली गई, तो कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू माई वेट ऑन अर्थ, दैट इज 490। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एंड 1 कैरी वहाँ चला जाएगा, तो 2 5 जा 10, ठीक है। 3 से काटोगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3.66 अप्रॉक्स आएगा ना, 320, हाँ 66 आ जाएगा न्यूटन्स। ओके, सो जो मेरा वेट है मून पे वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आप देख सकते हो 81.66, एंड वेट जो मेरा अर्थ पे था वो था 490 न्यूटन। सो ऑफ कोर्स जब हम मून पे जाएंगे तो हमारा वेट तो रिड्यूस होगा, कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 1/6 टाइम माई वेट ऑन अर्थ। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि रिलेशन है वो कैसे निकल कर आया, क्यों हम बोल रहे हैं कि जो वेट है मून पे हमारा या किसी भी बॉडी का, वो 1/6 टाइम हो जाता है उसी बॉडी का वेट ऑन दी अर्थ। देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो हम लेंगे मास, जो मास ऑफ अर्थ होता है दैट इज 6 × 10⁻24 kgs, एंड मास ऑफ मून, मून का जो मास होता है वो होता है 7.4 × 10⁻22 kgs, ठीक है। तो हम इनका एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन निकालेंगे, मतलब मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून का एक अप्रॉक्सीमेट हम रिलेशन निकालेंगे। तो उसमें हम ये जो नंबर है ना, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि 6 और 7.4 है, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हम पावर्स को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई नंबर है, राइट। तो हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन टफ बनाएंगी। ओके, सो मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून कितना हो जाएगा, पावर्स को ही देखेंगे, 10⁻24 अपॉन 10⁻22, ठीक है। जब बेस सेम होता है एंड पावर्स डिवाइड में होती हैं, बेस मतलब ये, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो बेस सेम होता है एंड पावर डिवाइड में होती है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10⁻24 - 22, दैट इज 10⁻2,
राइट। सो मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून इज हाउ मच, 10⁻², मतलब 100, ठीक है। 2 यहाँ पे लगा है ना, मतलब 2 zeros। सो मास ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा हमारा, 100 टाइम्स मास ऑफ मून, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना होगा, 100 टाइम्स द मास ऑफ मून। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून का रिलेशन। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 4 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ मून के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून का रिलेशन एंड रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून का रिलेशन, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, अब देखो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूटन ने दिया था, और उसका फॉर्मूला होता है, सॉरी दिस इज एफ इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r², ये हमने पढ़ा था ना। और अभी हमने पढ़ा है कि वेट क्या होता है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वेट एक टाइप की फोर्स होती है। तो इस वाली F की जगह हम W लिख देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल्स टू हाउ मच, Gm1m2 अपॉन r²। इतना समझ में आया कि नहीं, बता दो मुझे, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि वेट और फोर्स का रिप्लेसमेंट कैसे होगा, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे जब बॉडी सरफेस पे थी, ठीक है, व्हेन बॉडी इज ऑन अर्थ, जब हमारी बॉडी क्या थी, वो अर्थ पे प्रेजेंट थी, राइट। तो उस केस में हमारा वेट कितना हो जाएगा, वेट इज Gm1m2 अपॉन r²। या हम एक काम करते हैं, देखो मास ऑफ द प्लेनेट ले लेते हैं यहाँ पे कैपिटल M, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अर्थ का मास हो गया, एंड स्मॉल m हम ले लेते हैं उस बॉडी का मास, ठीक है। कैपिटल M और स्मॉल m हम लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट ऑफ द अर्थ, अर्थ पे कैलकुलेट कितना कर रहे हैं वो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज m अपॉन r², कंफ्यूजन नहीं रखनी। कैपिटल M इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास ऑफ अर्थ, 2 बॉडीज होती ना M1 M2, तो M कैपिटल M क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल m क्या हो गया, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाला था, दैट इज मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम मास ऑफ मून। तो ये रिलेशन हम रख देंगे यहाँ पर, दैट इज WE इज इक्वल्स टू G, सेकेंड इट्स G, एंड यहाँ पे हम रख देंगे 100 इंटू मास ऑफ मून इंटू स्मॉल m अपॉन r²। यहाँ पे कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, राइट। सो यहाँ पे हमने रिलेशन पहले ही निकाल लिया था कि जो मास ऑफ अर्थ होता है वो 100 टाइम्स मास ऑफ मून होता है। तो मास ऑफ अर्थ की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। एंड यहाँ पे जो r² है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के ही रेडियस की बात कर रहे हैं, है ना। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर है, यहाँ पे गलती कर दी ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, पूरा डेरिवेशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझना, जहाँ भी आपकी नज़रें हटी वहाँ पे दुर्घटना घटेगी, मतलब आपको समझ नहीं आएगा फिर, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, चलो। आई यूज ब्लू मार्कर। वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज G इंटू 100 मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ बॉडी, स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी, एंड 4 का स्क्वायर इज 16 rm², ठीक है। rm के साथ भी स्क्वायर आएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, आप इसको फर्स्ट मान लो। सो सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं जब बॉडी को हमने मून पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हेन बॉडी इज ऑन मून, जब हमने बॉडी को क्या किया, मून पे पहुंचा दिया, तब उसका वेट कितना हो गया। So, ध्यान से देखना यहाँ पे, वेट ऑफ बॉडी ऑन मून इज हाउ मच, G मास ऑफ मून इंटू स्मॉल m फॉर मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये जो आपके सिंबल्स है ना, इनको ध्यान में रखना। यहाँ पे कैपिटल M वॉज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी, ठीक है, एंड स्मॉल m इज एंड दिस इज द मास ऑफ मून। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं रखनी है, सिंबल में कंफ्यूजन नहीं रखनी है, राइट। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखना अब डिवीजन के टाइम, WE अपॉन W क्या है, M,
इज कितना हो जाएगा, g इंटू 100 mm इंटू m अपॉन 16 rm स्क्वायर, फिर एक और अपॉन आएगा एंड दिस इज g एंड दिस इज mm इंटू m अपॉन rm स्क्वायर। राइट, तो कुछ ऐसा हमारा आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको इस साइड वाले डेरिवेशन को तब तक नोट डाउन कर लो, ठीक है, या इतना पूरा नोट डाउन कर लो, फिर मैं उसको रब कर देती हूँ। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं सॉल्व करूँगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होंगी, WE अपॉन WM, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होंगी। सो ध्यान से देखना क्या कर रही हूँ मैं। इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो ये हम ऐसे ही लिख लेंगे, g इंटू 100 mm मास ऑफ मून, मास ऑफ बॉडी अपॉन व्हाट 16 रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, देखो ये क्या बन जाएगा हमारा A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, जैसी सिचुएशन आती है तब क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब ये क्या बन जाता है, A इंटू D अपॉन B इंटू C, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी सेम ही सिचुएशन है, तो क्या होगा, b इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी, दैट इज रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, राइट, एंड b इंटू सी हो जाएगा, सो ये वाली चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज हाउ मच, मैं इसको इधर पे रब करके लिख लेती हूँ, 16 rm स्क्वायर इंटू g इंटू m इंटू m। ध्यान से देखना, b इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये मैथ्स के थ्योरम है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काटा पीटी करेंगे। देखो इस g से ये वाला g कट जाएगा, mm और ये mm कट जाएगा, मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द बॉडी कट जाएगा, rm स्क्वायर, यहाँ पे भी rm स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, वेट ऑफ बॉडी ऑन मून अपॉन वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 16 हो जाएगा। अब आप इसको कट करोगे तो 4 4 जा 16 होता है एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और इसको और फर्दर कट करोगे या 4 हम बोलेंगे एंड दिस विल बी हाउ मच 6, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1/6 लाना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून इज 6/1। अब हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी ऑन मून अपॉन वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 1/6, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। देखो कभी भी कोई चेंज करना होता है तो दोनों साइड करते हैं, LHS एंड RHS बोथ साइड, आप एक साइड चेंज करके दूसरा साइड ऐसा नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल किया है, वरना इक्वेशन जो आपकी है वो गड़बड़ हो जाएगी और आंसर पक्का गलत आएगा। ठीक है, सो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। सो वेट ऑफ बॉडी ऑन मून इज हाउ मच, वेट ऑफ, या हम बोलें 1/6 टाइम्स वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। देखो निकल के आ गया, यही तो हमें चाहिए था ना, किस तरीके से हमने डिराइव किया कि किसी भी बॉडी का वेट ऑन मून इज ऑलवेज 1/6 टाइम इट्स वेट ऑन अर्थ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना होता है, डेरिवेशन को हमेशा स्टेप वाइज सॉल्व किया करो। रिलेशन बनाओ मास ऑफ द मून एंड मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड उसके बाद हमें रेडियस ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द मून पे रिलेशन बनाना है। एंड इक्वेशन में जब भी ध्यान से वैल्यूज़ रखना, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने रेडियस कंसिडर किया है, स्क्वायर ज़रूर करना, स्क्वायर नहीं किया तो आपकी जो इक्वेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड यहाँ पे सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो नोट इट डाउन।